बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फैसल फैक्टर। दौरे हाजिर में पाकिस्तान से हर कोई बाहर जाना चाहता है। फार्मेसी एक ऐसा शोबा है जिसकी डिमांड ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी है। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, तो हम जानेंगे कि एज अ फार्मासिस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किन फील्ड्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैं वेलकम करता हूँ अपनी गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए फैसल, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़हरा। ज़हरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि रात की इस पहर में ऑस्ट्रेलिया में 11 बज रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, लेकिन आपने टाइम निकाला। अच्छा ज़हरा, सबसे पहले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आ, आपने फार्मेसी कहाँ से की और उसके बाद पाकिस्तान में आपका क्या एक्सपोजर रहा? फिर इवेंचुअली थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइएगा, वहाँ पे आपने फार्मेसी की किस फील्ड को एक्सप्लोर किया? श्योर। सो टू स्टार्ट विद, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट किया इन 2012 और उसके बाद जो है वो मैंने पाकिस्तान में सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना एक्सपीरियंस दिया। सबसे पहले आई वाज वर्किंग विद सनोफी इन ऑन्कोलॉजी डिवीजन। उसके बाद आई वर्क फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर अ ब्रीफ टाइम एज अ ट्रेनिंग मैनेजर, एज वेल एज उसके बाद मेरी लास्ट जॉब जो पाकिस्तान में थी वो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर थी इन हाइकी फार्मास्यूटिकल्स। थोड़ा सा वो किया, उसके बाद then I moved to Australia, and then there was a gap between my career and coming here because जब आप बनने मुल्क जाते हैं, especially when you get married and go there, then you have so many things to look after. So there was a gap in my career, but then I resumed back in 2021 almost. और जो है वो मैंने स्टार्ट किया एक बायोफार्मास्यूटिकल से, जिनका मेजर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम था, बट ऑल्सो दे हैड सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो कि वो थ्रू डिफरेंट कमर्शियल पार्टनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बिजनेस करते हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, and I was working in their business development and marketing department as a marketing and research associate there. Then very recently I have moved from there, and I have joined one of the biggest generic companies in Australia. It's called Aerotex Pharmaceuticals, and I've joined there as a associate product manager in their cardio metabolic division. So that's my journey so far in Australia and in Pakistan as well. अच्छा ज़रा, जो आपने अपनी जर्नी बताई, इस जर्नी को अगर कोई भी फार्मासिस्ट पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो वो अपनी जर्नी किस तरीके से शुरू कर सकता है? क्या स्टेप्स होते हैं, किन चीज़ों को उसको फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है, वो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। जी, ज़रूर। एक तो सबसे अच्छी बात ये है बिकॉज़ हेल्थ केयर प्रोफ़ेशन एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जो कि कभी भी मतलब डिक्लाइन में नहीं जाता। बिकॉज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दुनिया का और कोई भी कोना हो, यू नीड हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स ऑल द टाइम। और ज़ाहिर-सी बात है, जब से कोविड आया तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड हैज़ लर्न्ड कि किस तरह जो है वो डेवलपमेंट्स होती हैं और किस तरह डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी वेलकमिंग इन टर्म्स ऑफ ऑनशोर एज़ वेल एज़ ऑफशोर फार्मासिस्ट, क्योंकि उनको ये बात पता है कि ऑब्वियसली जो भी ऑफशोर फार्मासिस्ट है वो अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। सो दे आर वेरी वेरी मच ओपन, और बहुत सारे चांसेस हैं फॉर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट एज़ वेल एज़ रिटेल एंड हॉस्पिटल साइड पे भी। बट बिकॉज़ आई एम प्योरली एन इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, पाकिस्तान में भी मेरा एक्सपीरियंस वही रहा और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी, तो आई कैन obviously guide towards that path. तो सबसे पहली बात ये कि जिनका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इंडस्ट्री में, either in regulatory, either in marketing, either in production, QA, QC, any kind of experience जो कि relevant है purely इंडस्ट्री से, तो they can apply for industrial pharmacy route. वो लोग एज इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट यहाँ पे मूव हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली इसके ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है कि हाउ टू इमिग्रेट, उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ कि अगर आपका मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो यू हैव गुड चांसेस टू मूव, एंड यू शुड, इफ यू आर प्लानिंग टू, तो ऑस्ट्रेलिया कैन बी योर डेस्टिनेशन, बिकॉज़ यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। एज़ आपने सुना भी होगा शायद कि मेलबर्न जो है वो गढ़ है बायोफार्मास्यूटिकल्स का। और जहाँ पे बात आती है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि बायोफार्मास्यूटिकल्स में यूजुअली फार्मासिस्ट का कोई रोल नहीं होता, मगर ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव एनी सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स में बल्कि बायोफार्मास्यूटिकल्स और रिसर्च कंपनीज़ में भी जो है वो हासिल होंगी।
ज़रा कुछ हम स्टेप्स इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेप्स क्या होगा, कौन सी वेबसाइट्स होती है जिन पे हमें जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है? वही थोड़ा इस बारे में हमें गाइड कीजिएगा। श्योर। देखिए, सबसे अच्छी बात है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की कि जॉब सीक करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर असेसमेंट की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो ये, मगर ऑब्वियसली अगर आप इमिग्रेशन के पर्पस से आना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो आपको अपनी असेसमेंट करानी पड़ेगी, स्किल्स असेसमेंट करानी पड़ेगी, जो कि वेट असेस एक असेसमेंट बॉडी है, वहाँ से होती है। एंड उसमें सिर्फ एक मैं बहुत ब्रीफली एक बता देती हूँ अपने व्यूअर्स की नॉलेज के लिए, कि अगर आपका 1 year एक्सपीरियंस है तो you are eligible to get your assessment done. So you can, just claim the 1 year, and if you have proper genuine evidence, because क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एक ये चीज़ है कि टैक्सेशन को इतना मतलब वो नहीं देते। आई डोंट नो कि अब क्या सूरत हाल है, बट ऑब्वियसली आज से शायद 5-10 साल पहले इतना लोग नहीं इस चीज़ को ध्यान देते थे। बट ऑब्वियसली कीप योर टैक्सेशन रिकॉर्ड्स वेरी क्लियर, ताकि आपको अगर इमिग्रेशन के पर्पस में अगर आगे आपको यूज़ करना हो तो दे आर वेरी हेल्पफुल। आपके बैंक स्टेटमेंट्स ये सब आपके पास होना चाहिए, तो यू कैन अप्लाई फॉर असेसमेंट। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है उन लोगों के लिए, तो आजकल असेसमेंट 16 to 20 वीक्स ले रही है, जो कि पिछले दिनों में मे बी 8 वीक्स में आ जाती थी। तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी pharmacists from offshore are trying to apply and trying to immigrate. तो ये अगर आपकी एक दफ़ा असेसमेंट हो जाती है और आप जो है वो आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर का हो जाता है, तो यू हैव वेरी गुड चांसेस टू टू अप्लाई एंड क्लेम फॉर पॉइंट्स। एंड फिर आप वही जो नॉर्मल इमिग्रेशन के प्रोसेस होते हैं, आप इंग्लिश टेस्ट देते हैं, आप उसके बाद जो है वो अपनी दूसरी चीज़ें अपने पॉइंट्स पूरे करते हैं एंड आप अप्लाई कर लेते हैं। बट द मेन थिंग इज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू इट, आप वेटिसस की वेबसाइट पर जाएँ, उसमें बहुत क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है। आपको उसमें एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की एक इंफॉर्मेशन शीट मिल जाएगी, एंड उसमें सब क्लियरली मेंशन है कि व्हाट आर द हाईली रेलेवेंट स्किल्स, और आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें वो रेलेवेंट स्किल्स मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली द असेसर इज गोइंग टू सी हाउ मच वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग टू द कंट्री। अच्छा, इसमें ज़रा एक सवाल इम्पोर्टेंट ये बनता है कि लोग क्या पाकिस्तान में बैठे-बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? या उनको पहले विज़िट वीज़ा लेके आना ऑस्ट्रेलिया में आना चाहिए और फिर एक्सप्लोर करना चाहिए? क्या गाइड करेंगे आप? देखिए, जो पाकिस्तान की अभी फ़िलहाल जो इकोनॉमिकल सिचुएशन और दूसरी सूरत हाल है, ऑब्वियसली एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट, और इसमें विज़िट वीज़ा मिलना थोड़ा-सा जो है वो इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। बट इफ़ आई वुड हाइली सजेस्ट, इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years, so you should think of getting a direct permanent residency rather than looking for any other pathway. और मुझे पता है कि पाकिस्तान में आई डोंट नो हाउ मच वुड बी द रेशियो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल या मेजॉरिटी ऑफ द फार्मासिस्ट दे वुड बी वर्किंग इन द इंडस्ट्री। सो मेरा ख्याल है कि अगर जिनका एक्सपीरियंस 3 years अबव हो चुका है, तो दे हैव अ गुड चांस टू अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। और जहाँ तक बात है कि वेबसाइट्स जो है जॉब की, तो देयर कैन बी एन अपॉर्चुनिटी कि आपको वहाँ से बैठ के कोई एम्प्लॉयर जो है वो आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर दे, बट इट्स वेरी अनलाइकली इन अ सेंस के, क्योंकि देखिए, बात सारी की सारी ये है कि जब फार्मासिस्ट यहाँ पे आएंगे, पाकिस्तानी फार्मासिस्ट जब वो अपनी वैल्यू शो करेंगे, तभी एम्प्लॉयर्स को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ओके, पाकिस्तानी फार्मासिस्ट आर ब्रिंगिंग सम वैल्यू। अगर आप अभी you'll go through the industrial pharmacists in Pakistan, मतलब इन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी आई मीन, तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो वापस मतलब इंडस्ट्री में रिज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज एक सेंस ये होता है कि शायद जॉब्स नहीं मिलती, या शायद इट्स प्रीटी हार्ड, बट यू शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग। आप वहाँ से बैठ के भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स नो हार्म। मतलब मैं कुछ वेबसाइट्स ऐसी बता सकती हूँ कि जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली एक और चीज़ यहाँ पे है कि रिक्रूटर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, मतलब हेल्थ रिलेटेड रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो कि जो है वो फैसिलिटेट करती हैं एप्लीकेंट्स को। सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप जो है वो उनको फॉलो अप रखो, आप जो है वो उनकी वेबसाइट विजिट करते रहो, आप देखते रहो कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़। खास तौर पर रेगुलेटरी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है, क्योंकि बीइंग स्ट्रिक्ट इन लेजिस्लेशंस, तो उन लोगों को रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में लोग चाहिए होते हैं ताकि अप टू डेट रहें। और बिकॉज दैट ग्लोबल बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं
जिनको ओवरऑल सारी ग्लोबल रेगुलेटरी की इंफॉर्मेशन हो, सो दे आर वेरी मच ओपन टू रेगुलेटरी जॉब्स एज वेल. सो मैं रिकमेंड करूँगी जो लोग रेगुलेटरी में है तो वो लोग ज़रूर ट्राई करें if they want to just immigrate to Australia. अच्छा, दूसरा आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि रिक्रूटर्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा जी फैसिलिटेट कर सकते हैं। कुछ रिक्रूटर्स जी की वेबसाइट्स आप रेकमेंड करेंगी? जी, ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी HPG Connect. There's a recruiter. और EP Healthcare is a recruiter. Pharma People एक recruiter है. और इसके अलावा I think EP Healthcare is another recruiter, as well as Hengenhurst. ये लोग सारे typically sales and marketing और clinical side of the industry इसको deal करते हैं. So agar, for example, if someone, because I can understand there is a whole lot of things involved financially भी, because it's not easy कि आप जो है वो सिर्फ one side of the story देखें. Obviously, finances को भी हर किसी ने देखना होता है. And if you're saying that you are in a situation that you cannot, support your finances, so you can look for an employer sponsor visa as well. आप जो है वो इन रिक्रूटर्स को मतलब ईमेल करें, इन रिक्रूटर्स को जो है वो फॉलो अप करें, and send them send them your CV, send them your cover letter, explain in the emails. Usually recruiters are very very responsive over emails. और जो है वो अगर for example you mention in your email that you have global experience, you have global commercial experience in business development, for example, so that would be a value addition to them. So ऐसे recruiters को follow करें, और the key is to follow up. That what I would recommend, because होता ये है कि जितना आप फॉलो अप रखते हैं, जितना आप अपनी कीननेस शो करते हैं, तो उतना दे थिंक कि अच्छा ये जो कैंडिडेट है ही इज और शी इज दे आर वेरी मच कीन एंड दे आर वेरी मच पैशनेट टू जॉइन द इंडस्ट्री. तो ज़्यादा कितना चैलेंजिंग होता है? आपने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में पाकिस्तान में भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया में भी काम करी है। वहाँ के नॉर्म्स और वहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंस है? So cultures and norms की जहाँ तक बात है तो being a person coming from Pakistan and coming from a cultural background जो कि बहुत ज़्यादा um, inclusive कह लें in terms of gender inclusive और gender diversity है, तो it's same here. I have never felt that there's any kind of discrimination जो कि usually होना नहीं चाहिए, but लोगों के दिमाग में एक perception होता है about Western countries and related sort of discrimination. But Alhamdulillah, I have never faced any such discrimination ever. And it's totally an opposite situation. I've always been welcomed. I've always मुझे special edge भी मिलता है. For example, if you have good terms with your with your manager, if you have good terms with your company, they would always support you, support your culture. वो लोग कभी भी मतलब ईद का त्यौहार हो या फिर रमज़ान हो या फिर whatsoever, they are always very inclusive. For example, if you have halal requirements, just a small example, but they'll always be very very supportive in that. So cultural difference, alhamdulillah, मुझे इसमें कोई मतलब परेशानी नहीं हुई या मुझे किसी भी किस्म का कोई भी इस तरह का नेगेटिव, I would say नेगेटिव कभी भी फील नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं, तो वहाँ के प्रोफेशनल वर्क में और यहाँ के प्रोफेशनल वर्क में क्या डिफरेंस था? सब प्रोफेशनली जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली जब आप काम के बारे में बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंसेस. ऑब्वियसली आई वुड नॉट से इट्स 100% द सेम, बट इट्स नॉट वेरी डिफरेंट, बिकॉज देखिए इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल ये बेसिक नॉलेज तो वही रहेगी, राइट? इफ देयर इज डिफरेंस इन the way of working, or maybe sometimes the software, sometimes other things, but to be honest 19-20 का फर्क कह सकते हैं कि है. But ultimately, down the lane, you're a pharmacist, you know what pharmaceutical marketing is, you know what pharmaceutical sales is. It's just the same. Just a difference वहाँ पे आता है थोड़ा सा, जहाँ पे legislations, rules and regulations, because obviously वहाँ पे थोड़ी सी difference आपको महसूस होता है. But I would say that because I left Pakistan in 2016 or 2017. So उस वक्त में और अब में बहुत difference हो गया. I have been in contact with many business development people in Pakistan, and I've seen that business development has grown a lot. So obviously अब पाकिस्तान में भी जो pharmacist काम कर रहे हैं in business development and in pharmaceutical marketing,
उनका भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है ग्लोबली rules and regulations से. So that would be a very good chance for them because now they know how the industry works all over the world. अच्छा, ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम स्किल सेट की बात करें, जो पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल होते हैं उनका जो स्किल सेट है, कोई एडिशनल स्किल सेट की उनको ज़रूरत पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में कि जिस पे उनको काम करने की? No, to be honest, there's no special skill set. एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो है वो आपके पास फलाना कोर्स होना चाहिए, फलाना चीज़ होनी चाहिए. But that's all I think sometimes mind games. Sometimes there's an insecurity कि आपके पास शायद अगर वो लोकल एक्सपीरियंस नहीं है या आपकी सीवी पे जो है वो लोकल एक्सपीरियंस नहीं है तो you lag behind. But it's not like that. It's challenging, but it's not an impossible task to get into the industry. And once you're in the industry, you would get chances because there are plenty of jobs, there are plenty of opportunities that you can grab. So, in terms of कि कोई challenge इस तरह का हो, तो obviously अगर आपकी intention है, you're passionate enough to overcome that challenge, तो you can do it. ज़रा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल फार्मेसी. हम जब बात करते हैं क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का क्या स्कोप है? अगर थोड़ा-सा आप एक ओवरव्यू में बता सकें. जी, ज़रूर। क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट वर्किंग इन द कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी, सो मैं ऑब्वियसली वैसे तो गाइड नहीं कर सकती, बट एज़ अ ब्रीफ या एज़ अ वेरी सुपरफिशियली मुझे ये पता है कि क्या रूट है और किस तरह जो है वो रिटेल फार्मेसिस्ट आते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू आर वर्किंग इन अ रिटेल फार्मेसी और आपको एज़ अ रिटेल फार्मेसिस्ट आना है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे जो है वो ग्रेजुएट्स होंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया मिग्रेट करना चाहते हैं. तो देयर इज़ अ रूट जिसमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज़ द रिटेल फार्मासिस्ट रूट. रिटेल फार्मासिस्ट रूट इज़ दैट कि आप एक एग्ज़ाम देते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड कैप्स. सो आप वो एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद जो है वो अगर आप पार्ट 1 क्लियर कर लेते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर अ रीजनल वीज़ा, जो कि आपको रीजनल जो है वो एरियाज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रहने की इजाज़त देता है. दैट इज़ लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी ऑब्वियसली. सो बिकॉज़ उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कराने होते हैं जिसकी एक अलग फीस होती है. उसके बाद जो है वो आपको टेस्ट में अपेयर होना होता है जिसकी एक अलग फीस होती है. इफ यू क्लियर द टेस्ट, so well and good, you can just directly apply for the visa. Then you have to come here and then you have to work as an intern pharmacist for a whole 1 year, and then you're eligible to appear in part 2. आप फिर कैप्स पार्ट 2 देंगे. जब आप कैप्स पार्ट 2 देते हैं उसके बाद you're a fully fledged pharmacist. फिर आप एज अ फुली फ्लेज फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं. क्योंकि जैसा मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि कोविड के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा रिटेल फार्मासिस्ट और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के जो है वो रूट को थोड़ा-सा जो है वो यू कैन से थोड़ा-सा उनको ज़्यादा वेलकमिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं. और क्योंकि रीजनल एरियाज़ में ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा-सा ये एक इश्यू है कि रीजनल एरियाज़ में ज़्यादा लोग जाना चाहते नहीं हैं क्योंकि बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स ऑब्वियसली छोटा-सा रीजन होता है या छोटी-सी जगह होती है, उसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती. बट इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन एक आसानी होती है वहाँ पे क्योंकि अगर आप इफ इन योर एप्लीकेशन अगर आप सेलेक्ट करते हैं इमिग्रेशन में कि यू आर गोइंग टू स्टे इन अ रीजनल एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ रीजनल वीज़ा, तो यू गेट स्ट्रेट 15 पॉइंट्स फॉर दैट, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इमिग्रेशन की पूरे पॉइंट कैलकुलेशन. तो जो लोग मतलब समझते हैं कि वो जो है वो एज अ रिटेल फार्म से जाना चाहते हैं और जिनकी रिटेल नॉलेज अच्छी है, तो वी हैव प्रीटी मच many pharmacists who are applying for caps क्योंकि हम खबर रखते रहते हैं इंडस्ट्री की तो पता चलता रहता है कि माशाल्लाह शायद पाकिस्तान में आई थिंक हर शहर में तकरीबन एक कैप्स का सेंटर है जहाँ पे आप जो है वो कैप्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं और लोग जो है वो जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं. इवन पेशावर में भी जो है आई थिंक 1 या 2 जो है वो सेंटर्स हैं कैप्स के. तो ये एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत आसानी है. और जिनको लगता है कि उनकी क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, जिनको लगता है कि जो है वो आके यहाँ पे अपना रिटेल फार्मेसी में अपना एक जो है वो स्कोप तलाश कर सकते हैं. सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम. और रिटेल फार्मासिस्ट टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा एक खुली फील्ड है क्योंकि फार्मेसी एक ऐसी जगह है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती. मतलब सुबह दोपहर शाम यू नीड अ फार्मासिस्ट, यू नीड अ फार्मेसी. तो और रीजनल हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, जहाँ भी हो फार्मेसी की ज़रूरत, हॉस्पिटल में हो या फिर रिटेल में हो, फार्मासिस्ट चाहिए होता है. So there are a lot of opportunities for community and retail pharmacists as well. ज़रा थैंक यू वेरी मच. बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने सवालात के जवाब दी. इन दिनों ज़्यादा कोई मैसेज देना चाहेंगी
फॉर द यंग फार्मासिस्ट और एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट के वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सप्लोर करना चाहें, कोई टिप्स देना चाहेंगी? टिप यही है क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी बहुत रैपिडली बदलती हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, or if you're planning to immigrate, you have to work proactively, and you have to work towards that passionately, because जितना आप अपना passion show करेंगे और जितना आप जो है वो opportunity explore करेंगे, उतना जो है वो आप कामयाब रहेंगे. प्लस एक और बहुत अच्छी बात ये है कि ऐसे लोगों से कनेक्शन रखें जो कि आपको सही गाइड करें. मुझे मतलब I cannot tell you, people contact me over LinkedIn, over Facebook, over Messenger, over WhatsApp, just to ask me, because जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का रोल जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपअप हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं. तो पीपल आर रनिंग, एंड whoever have tried to contact me in terms of any guidance, I have always been trying to give them as much as information I can, and I try to help them out. So connect to people who are willing to guide you, who are willing to help you out. तो आपको इस हवाले से बहुत फायदा रहेगा. ज़रा एक इम्पॉर्टेंट सवाल रिगार्डिंग जो हमारी फार्मडी की डिग्री है, दैट इज डॉक्टरेट इन फार्मेसी. अच्छा, क्या इसको ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरेट की डिग्री कंसिडर किया जाता है? और दूसरा जो हमारा लाइसेंस होता है फार्मेसी काउंसिल के साथ जो हमें लाइसेंस मिलता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और इसका जो जवाब है वो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जब लोग रफली अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, तो वो लोग अपने आप को एज अ डॉक्टरेट मतलब सेलेक्ट करके और फिर उसके बाद अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं. हालांकि जब आपकी डिग्री एसएस होती है यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट, तो वो बैचलर की इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि यहाँ का जो फार्मेसी जो भी पढ़ाई है ऑब्वियसली यहाँ पे 4 साल में ख़त्म हो जाती है, हमारी 5 साल में हुई थी. But when they cross match the courses, they're the same. So that is why they keep it as a bachelor's. So आपको as a bachelor consider किया जाएगा. और जहाँ तक बात है आपके फार्मेसी लाइसेंस की, तो फार्मेसी लाइसेंस की as such कोई value in terms of professionally इसलिए नहीं कि obviously it's on your CV. Obviously it shows that you're committed to the profession. That is why you are registered as a pharmacist in your own country. बट लीगली यहाँ पे उसकी कोई सच हैसियत नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा पॉइंट कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में किसी लाइसेंस की वैसी ज़रूरत नहीं होती, और इवन असेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती. लाइक अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट में अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एज अ स्पाउस या एज अ पार्टनर जो है वो किसी और वीज़ा पे आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो दे कैन अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट विदाउट एनी असेसमेंट. उनको असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होगी जॉब लेने के लिए. इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए असेसमेंट चाहिए होती है, एंड दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट एज अ इंडस्ट्री में काम करने के लिए एज अ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट उसमें आपको असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है. एक ये बात. दूसरी बात ये कि जहाँ तक बात है रिटेल कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, तो ऑब्वियसली वो एक टेस्ट ले रहे हैं आपकी नॉलेज इक्विवेलेंसी देखने के लिए, तो दे डोंट नीड योर लाइसेंस एज पर मतलब जो आपका लीगल या लेजिस्लेटिव कह लें आप, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको यहीं का एग्जाम पास करके यहीं का लाइसेंस लेना होगा. अच्छा ज़रा बस क्वेश्चन रिगार्डिंग द जो आपने वेबसाइट बताई थी vetassist.com, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या पूरी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पहले जो भी कैंडिडेट है फार्मेसी का वो अप्लाई करेगा, उसकी इक्विवेलेंसी आएगी, वो सारी चीज़ दी जाएगी? उसका थोड़ा-सा यस, मज़ीद अगर हम आप बता सकें। ज़रूर. एक तो ये बात है कि यहाँ पे हर ऑक्यूपेशन के लिए एक सेपरेट गवर्निंग बॉडी होती है. तो जैसे मैंने बताया वेटेसेस इज ओनली सेसिंग द फार्मासिस्ट. और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस वो करती है. फॉर एग्जांपल आई थिंक दे आल्सो असेस यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, दे आल्सो असेस आई थिंक दूसरे और ऑक्यूपेशंस हैं जो कि वो लोग असेस करते हैं. बट अगर आप इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ सिनेरियो, यू आर इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, योर स्पाउस इज एन अकाउंटेंट. सो आप जो है वो अपनी असेसमेंट वेटेसेस के थ्रू करवाएंगे, और अपनी जो स्पाउस की असेसमेंट है वो आप जो है वो सीपीए के थ्रू करवाएंगे, विच इज़ अनदर असेसमेंट बॉडी. सो वेटेसेस सिर्फ आपके इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की असेसमेंट करेगा. एक और अच्छी बात मुझे अभी यहाँ पे याद आई है कि रिटेल फार्मासिस्ट के लिए एग्जाम देने से पहले भी आपको असेसमेंट करानी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स की. तो वो होती है एपीसी से, दैट इज ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल. तो अब जैसे यही आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी की कोई और असेसमेंट बॉडी है और रिटेल फार्मासिस्ट की कोई और असेसमेंट बॉडी है. क्योंकि रिटेल फार्मासिस्ट थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल ऑक्यूपेशन कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर डायरेक्टली
directly in contact with the patients, and they're directly in contact with the pharmaceutical industries, because both ways they are they're critical from both ways. तो इसलिए उनको जो है वो एग्जाम देना पड़ता है, इसलिए उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा ज़हरा, जो आपने असेसमेंट की वेबसाइट बताई, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? लाइक असेसमेंट में आपके पॉजिटिव आउटकम्स आ जाते हैं, फिर आगे इंडिविजुअल क्या करना पड़ता है? देखिए, जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है और आपने जो है वो अपनी असेसमेंट डाल दी है, तो आपको एक पॉजिटिव आउटकम लेटर मिल जाता है, जिसमें आपका मेंशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका एक्सपीरियंस और आपका क्वालिफिकेशन वो दोनों असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि आप बायोकेमिस्ट हैं और आप जो है वो क्योंकि क्यूए डिपार्टमेंट में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, तो आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के रूट पे अप्लाई कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट की असेसमेंट करा सकते हैं। ये नहीं हो सकता। मतलब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा इस मामले में ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मेसिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों फार्मेसी से रिलेटेड होनी चाहिए। जब आपको पॉजिटिव आउटकम लेटर मिल जाता है, तो देन यू कैन फिल आउट योर इमिग्रेशन एप्लीकेशन। उसके अंदर ऑब्वियसली जब वो आपसे क्वेश्चन करता है कि आपकी स्किल असेसमेंट क्या है, तो आपको जब पॉजिटिव आउटकम मिलता है, उसके ऊपर एक रेफरेंस लेटर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, जो कि आपकी पहचान होता है कि ओके, मतलब इट्स एन ऑफिशियल लीगल असेसमेंट। और आप जैसे ही वो रेफरेंस नंबर डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उसको वो पिक कर लेता है। एंड देन इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स एंड अबव, देन यू कैन क्लेम 5 पॉइंट्स। और अगर आपका एक्सपीरियंस 3 इयर्स से कम है, 2.5 years भी है, तो तब you can't claim any experience. You will have 0 points in experience. बट यहाँ पे बहुत सारे सिनारियोज ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे लोगों के पास 3 years से कम एक्सपीरियंस था और उन्होंने एक्सपीरियंस में कोई पॉइंट क्लेम नहीं किया, फिर भी उनको जो है वो इनविटेशन रिसीव हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली एक वक्त था ऐसा कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब इनविटेशन लोगों को आ रहे थे, क्योंकि कोविड जैसे ही खत्म हुआ, कोविड के बाद जब रीओपन हुआ, तो देयर वर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप। अच्छा ज़रा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल असेसमेंट के बाद अगर हम बात करें, तो एक्सपीरियंस की हम बात करें, कितना एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है? क्या इसमें कोई लिमिटेशन है कि सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस हो? अगर कोई 10 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल है? और एज लिमिट भी इसमें कोई चीज़ है, कोई एलिमेंट है? सिर्फ इसमें एक ये बात जो कि मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल पुराना ना हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप 2023 में आप असेसमेंट डाल रहे हैं, तो आपका जो 5 साल पुराना एक्सपीरियंस है सिर्फ वो काउंट हो सकेगा। 5 साल से पुराना जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सही। से अगर आप जो है वो 2012 के ग्रेजुएट हैं और जो है वो आप 2023 में अपनी असेसमेंट डालते हैं, सो 2023 से 5 साल पीछे करने सिर्फ वहाँ तक का एक्सपीरियंस काउंट होगा, उससे पहले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा वेट असेस के अंदर। मगर जब हम इमिग्रेशन में अपना वो डाल रहे होते हैं, अपने इमिग्रेशन में एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है, यू हैव ऑल द बैंक स्टेटमेंट्स एंड पे स्लिप एंड एवरीथिंग, तो आप क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे। बट वेट असेस उसको असेस नहीं करेगा। वेट असेस सिर्फ आप फ्रॉम टुडेज डेट और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन 5 साल पीछे। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि एवरी स्टेट हैव डिफरेंट रूल्स। फॉर एग्जांपल विक्टोरिया में थोड़े से डिफरेंट रूल्स होंगे, न्यू साउथ वेल्स में थोड़े से डिफरेंट रूल्स होंगे। तो आप वो तो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। बट इन जनरल जो एक बात है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, वेट असेस में 5 साल से पीछे का एक्सपीरियंस फिर वो लोग असेस नहीं करते। टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस एपिसोड, please subscribe to Fessel Factor and keep sharing those videos because maybe some one of us can get benefit out of it.